स्टेट हम +1 में पढ़ चुके, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस पिछला चैप्टर हमने कवर अप कर लिया, तो लास्ट स्टेट ऑफ मैटर बचा है हमारे पास सॉलिड स्टेट। बेसिक डेफिनेशन तो पता है सॉलिड्स की क्या होते हैं? यस सर। बेसिक क्या होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। सॉलिड स्टेट बेसिकली हम कह सकते हैं कुछ बेसिक अगर हमें पॉइंट्स नोट करने हैं तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो कैसी रहती हैं? स्ट्रॉन्ग। ये चैप्टर ना बहुत थ्योरेटिकल सा है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स कम है एंड थ्योरी पार्ट थोड़ा ज्यादा है, तो कईयों को लगेगा कि न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं है, तो थोड़ा थ्योरी पार्ट इसमें ज्यादा रहेगा, तो देखते हैं। ठीक है, आसान चैप्टर है, बड़ा आसानी से निकलेगा। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, बोलो सर जो आज आपने वो गूगल ड्राइव का लिंक भेजा वो इस चैप्टर की असाइनमेंट्स है? हाँ, वो इस चैप्टर के असाइनमेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास हैं, तो मॉलिक्यूल के बीच की जो स्पेस है वो क्या है? बहुत कम, तो लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इन दो पॉइंट्स में तो कोई डाउट नहीं होगा, ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं। कोई डाउट है इन दो पॉइंट्स में? नो सर। अर्शिया? नो सर। ठीक। क्या सॉलिड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? क्या सॉलिड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? इंद्रजोत तुम आंसर करोगे इसे? सर मुझे लगता है कि थोड़ा करेंगे क्योंकि स्पेस कम है। देखो प्रेशर कब एक्सर्ट होता है, देखो प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है। गैसियस स्टेट में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास कोई कंटेनर है एंड उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या थे? गैसियस में जो फोर्सेस थी वो कैसी थी? वो बहुत वीक थी। इन केस ऑफ गैस फोर्सेस वीक थी तो मॉलिक्यूल्स एकदम फ्री थे, इधर उधर भाग रहे थे। जब वो इधर उधर भाग रहे थे तो वो वॉल से जाके टकरा रहे थे। जब वो वॉल से जाके टकरा रहे थे तो वॉल पे क्या लगा रहे थे? फोर्स। और फिर फोर्स लग रही थी तो हमने क्या कहा था कि प्रेशर लगता है। अगर फोर्स लगेगी तो प्रेशर भी लगेगा। याद आया सबको? याद आया Yes, या sir. नहीं? ठीक है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस थी वो बहुत कम थी। फोर्सेस बहुत कम थी तो मॉलिक्यूल्स वर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे थे, भागते भागते वो वॉल से टकरा रहे थे। जब वो वॉल से टकरा रहे थे तो वॉल पे कुछ फोर्स लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे तो प्रेशर लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या सॉलिड मॉलिक्यूल्स भागेंगे इधर उधर? नो सर, क्योंकि No, उनमें sir. तो प्रेशर ठीक है, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं? स्ट्रांग। बिकॉज ऑफ स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बहुत थ्योरेटिकल सा चैप्टर है। आज का लेक्चर तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, आज तो कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, आज सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़नी है एक तरह से। बिकॉज ऑफ स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस molecules are not free to move. Molecules are not free to move. Hence, they do not collide with the walls of container. They do not collide with the walls of container. And hence, do not exert any force और प्रेशर। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो प्रेशर भी नहीं लगेगा। तो सॉलिड्स का जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कोई डाउट यहां तक? ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। महिमा ये पॉइंट क्लियर है? आज हमारे पास साथ में दो बच्चे नहीं हैं, इंद्रजोत एंड रितु। तुम्हें क्लियर है ये?
ऋतु क्लियर है? नया स्टार्ट करा है। यस सर, नया यस सर चैप्टर क्लियर है। हाँ, नया चैप्टर में सॉलिड स्टेट। आगे करते हैं। क्या सॉलिड्स एक कंप्रेसिबल third- होते हैं? क्या सॉलिड्स No, को sir. कंप्रेस किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, अगर गैस की बात करते हैं पहले। गैस कैसा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर थे। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर थे एंड कंटेनर के अंदर बंद थे। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर तो होगा क्या, मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर। तो जो गैसेस हैं ये कैसी होती हैं, कंप्रेसिबल। क्यों कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि उनके बीच स्पेस है, मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस बहुत ज्यादा है और उस स्पेस को प्रेशर लगा के कम किया जा सकता है बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कंप्रेसिबल क्यों होते हैं ये? बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। क्या सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं? No, sir. नो सर, नहीं। तो सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं, दे हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कैसी है, नेग्लिजिबल। अगर वो नेग्लिजिबल है तो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सिंपल सी बात है, जो तुम्हारा स्टडी टेबल है जहां पे अभी तुम बैठ के पढ़ रहे हो, उस टेबल को दबा के देखो, क्या लकड़ दब जाएगी? नहीं दबेगी। ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड है, उसके अंदर स्पेस नहीं होती है। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. निहारिका, महिमा, Yes, आदित्य, sir. यस सर। सर बोलो 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 करणवीर। सर लेकिन मतलब अगर देखा जाए तो अगर सर्टेन प्रेशर कंडीशंस हो तो उसको किया जा सकता है ना? सॉलिड टूट जाएगा, स्ट्रक्चर विल रप्चर, बॉन्ड्स टूट जाएंगे उसके बीच। ओके सर। कंप्रेस होगा, स्ट्रक्चर विल डिस्ट्रॉय। ठीक है, यस कोई डाउट? नोट करो इसे। चैप्टर शुरू कर इंद्रजीत दिया ना, क्या कह रहे हो? ये हमने नया चैप्टर शुरू करा है ना, सॉलिड्स। बिल्कुल सॉलिड स्टेट। अभी तो बेसिक कराया है जो 9th 10th में किया है। मुझे पता था कि तुम लोग थोड़ा सा लेट आते हो तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि आ जाओ, एंड अभी 10th वाला पॉइंट्स रिपीट करा रहा। नोट करो इसे फटाफट। इंद्रजीत सारे पॉइंट क्लियर हैं? कोई डाउट है इसमें? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, नोट करना है? कोई नोट कर रहा है? यस सर एक बार ऊपर करना। यस सर। तो आराम से नोट करो, कोई चक्कर नहीं। ये चैप्टर वैसे भी थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा थ्योरी चैप्टर है, तो थोड़ा स्पीड लिखने सर की इससे बढ़ा लो। पहले कुछ करवाया है? नहीं नहीं, ओके सर। नीचे करना सर। अभी मेरे पास ना तुम्हारी क्लास से पहले एक केमिस्ट्री टीचर का ही फोन आया था, मेरा दोस्त है, एंड वो मुझे कुछ सॉलिड का एक टॉपिक पूछ रहा था कि ये कैसे कराते हैं बच्चों को। मतलब मैंने उसको मना किया, मैं कि ये टॉपिक मत करा, दिक्कत आएगी।
यशिका तबीयत कैसी है? ठीक है? यशिका यस सर। क्या हो गया? कोविड हो गया था? नहीं सर, कोविड नहीं हुआ था। वही तो इसने कहा कि कोविड हो गया, रचित कह रहा था। सर रचित को तो खुद ही नहीं पता था मेरी तबीयत खराब है, वो क्या बताएगा आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलो ठीक है। कर लिया नोट सबने? करें आगे? यस सर। ठीक, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड का बेसिक तो हमने पढ़ लिया कि सॉलिड होता क्या है, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। देखो हमारे पास दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। एक क्रिस्टलाइन है एंड अदर वन इज अमॉर्फस। तो दो तरह के सॉलिड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है जिससे सॉलिड बना है, उसकी अरेंजमेंट के हिसाब से हम दो तरीके से सॉलिड्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड उठाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में जब तुम पेपर देते हो तो कई बार ये आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आती है 3 नंबर की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? एक ऐसा सॉलिड जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है। देखो पहले ए आया, फिर एक एटम बी का आ गया, फिर एक एटम ए का आया, फिर अगला एटम बी का आ गया, फिर एक एटम ए का आया, फिर अगला एटम बी का आ गया। ए के साथ बी है, बेसिकली ए के साथ क्या है? बी है। तो देखो इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है, एक पीरियोडिसिटी सी दिख रही है कि ए के बाद हमेशा बी ही आएगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, ए के बाद हमेशा ही क्या आएगा? बी। ठीक है, चाहे लेफ्ट टू राइट देख लो, ए बी ए बी ए बी ए बी, चाहे टॉप टू बॉटम देख लो, ए बी ए बी ए बी। तो किसी भी डायरेक्शन में आप देख लो, एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ए एंड बी आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ए एंड बी मैं क्या लेके चल रहा हूं यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिससे सॉलिड बना हुआ है। सॉलिड मेरा दो चीजों से बना है, एक एटम ए, एक एटम बी से। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द सॉलिड्स या सच टाइप ऑफ सॉलिड्स, ऐसे लिख लेते हैं, such type of solids have regular arrangement of constituent particles, regular arrangement of constituent particles। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? ये बेसिक डेफिनेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड्स जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट बनाया है कि ए के बाद हमेशा बी आएगा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में मूव ऑन कर लें, चाहे टॉप टू बॉटम चले जाओ या लेफ्ट टू राइट चले जाओ। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्डर है, दिस इज द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। पूरे सॉलिड के अंदर ये ऑर्डर दिखेगा, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये पूरे सॉलिड के अंदर दिखेगा।
कहीं पे भी ये जो ऑर्डर है ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा या इसमें कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी, तो मैं ये सेकंड पॉइंट में लिख सकता हूं कि सच टाइप ऑफ सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर. Such type of solids have long range order. कोई डाउट? सेकंड पॉइंट क्लियर? ऋतु, रचित, निहारिका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि ए के बाद बी मिल रहा है, वो पूरे सॉलिड में ही है, कहीं पे भी इरेगुलरिटी नहीं है. तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब ओवरऑल सॉलिड में एक ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है. थर्ड पॉइंट पे आते हैं. थर्ड पॉइंट पे देखो, मान लो मैंने एक चाकू लिया एंड चाकू लेके मैं सॉलिड को बीच में से काटना चाहता हूं. यहां से मैं काटना चाहता हूं. ठीक है, ध्यान से समझना. मैंने एक चाकू लिया और मैं सॉलिड को बीच में से काटना चाहता हूं. तो मुझे अगर सॉलिड को काटना है तो मुझे कौन सी फोर्सेस तोड़नी होंगी? सर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में होगी. हाँ, बिल्कुल. इन दो एटम्स के बीच में जो फोर्सेस है मुझे उसको तोड़ना होगा, तभी ये टूटेगा. आधा आधा होगा. जो फोर्स यहां लगेगी उतनी ही फोर्स यहां लगेगी तोड़ने के लिए, उतनी ही फोर्स इसको तोड़ने के लिए लगेगी, उतनी ही फोर्स इसको तोड़ने के लिए भी लगेगी. दोबारा समझो. मान लो मैंने एक चाकू लिया और मैं सॉलिड को बीच में से काटना चाहता हूं. ठीक है, काटना है तो मतलब इनके बीच की जो फोर्सेस हैं मुझे इसको तोड़ना होगा. ठीक है. अब इनके इसके बीच फोर्स क्या है? ए बी फोर्सेस. यहाँ पे भी कौन सी फोर्सेस है? ए बी फोर्सेस. यहाँ पे भी कौन सी फोर्सेस है? ए बी फोर्सेस. एंड यहाँ पे भी कैसी फोर्सेस हैं? ए बी फोर्सेस. मतलब जो फोर्स मुझे यहाँ तोड़नी है वही फोर्स यहाँ पे तोड़नी है, वही यहाँ पे भी तोड़नी है और वही यहाँ पे भी तोड़नी है. तो सेम फोर्स लगेगी. एक बार मैंने वो फोर्स लगानी शुरू कर दी, वो फटाफट कट जाएगा, फटाफट कट जाएगा. तो जब आफ्टर कटिंग क्या होगा? ये सॉलिड दो हिस्सों में बट जाएगा. ठीक है. और जो सरफेसेस मिलेंगी वो कैसी होंगी? स्मूथ. क्यों? क्योंकि एक ही टाइप की फोर्स लगी और आराम से ये कट गया. एक ही टाइप की फोर्स लगी और आराम से कट गया. तो जो नई सरफेस मिल रही है वो कैसी होगी? स्मूथ होगी. ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? सर जो ये सरफेस स्मूथ वाला पॉइंट है, ये वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो. देखो, जब मैंने इसको काटा तो जब मैं काटने लगा मुझे फोर्सेस तोड़नी पड़ी. ठीक है. अब जहां पे भी फोर्सेस तोड़नी है उसमें सेम स्ट्रेंथ लगेगी. मान लो 10 जूल एनर्जी यहाँ पे लग रही है तो 10 जूल से ही ये सारी फोर्सेस टूट जाएंगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर बिटवीन द सेम एटम्स. ए बी फोर्सेस को ही मुझे तोड़ना है. एक बार मैं फोर्स लगाने लगा तो वो सारा सॉलिड के फोर्सेस टूट जाएंगे आराम से. ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, कहीं पे कम फोर्स लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है. जितनी फोर्स यहाँ पे लगानी पड़ेगी उतनी ही यहाँ लगानी पड़ेगी, उतनी ही यहाँ लगानी पड़ेगी और उतनी ही यहाँ लगानी पड़ेगी. क्योंकि सेम फोर्स लगानी पड़ रही है काटने के लिए, तो आफ्टर कटिंग जो सरफेस मिलेगी वो कैसी होगी? स्मूथ होगी. क्योंकि सेम फोर्स से ही पूरा सॉलिड कटा हुआ है, एक ही जैसी फोर्स से पूरा सॉलिड कटा हुआ है. तो जो नई सरफेस आएगी काटने के बाद वो कैसी होगी? स्मूथ होगी. कोई डाउट? नो डाउट सर. सर रफ तब होती ना अगर मान लो सर जो फोर्सेस हैं सर वो मतलब मैच नहीं करती और वो अलग अलग फोर्सेस होती, तब रफ सरफेस आ जाता. अगर मुझे यहाँ पे कम फोर्स लगानी पड़ती, यहाँ ज्यादा लगानी पड़ती तो रफनेस आ जाती. लेकिन क्योंकि फोर्स बराबर लगानी पड़ रही है तो जो आफ्टर कटिंग सरफेसेस मिलेंगी वो कैसी होंगी? स्मूथ होंगी. ओके जी सर. हाँ, महिमा क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है. इंद्रजोत Yes. क्लियर है? दिव्यांश? हाँ जी सर. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं. Surfaces obtained after cutting will be smooth. Surfaces obtained after cutting will be smooth. कि जो सरफेस मिलेगी वो बहुत स्मूथ होगी. ठीक हो गया? ठीक है. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं.
फोर्थ है they have sharp melting point. They have sharp melting point. शार्प का मतलब क्या होता है, पहले ये सीखते हैं। ये शार्प का मतलब क्या होता है जिया? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट। फिर हाई लिखते हैं, शार्प का मतलब क्या होगा? शार्प तो कुछ और हो सकता है। धनिष्ठा, धनिष्ठा को तो पता होगा, है ना धनिष्ठा? ऐसी बात नहीं, ट्राई कर सकते हैं। शार्प मतलब कि एकदम से मेल्ट हो जाता होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेता होगा मेल्ट होने में। बिल्कुल बिल्कुल। शार्प का मतलब melts at a specific temperature. Melts at a specific temperature. रेंज नहीं है कोई, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके एकदम से मेल्ट हो जाता है। शार्प मतलब अगर मैं कहूंगा कि 90 डिग्री पे मेल्ट होगा तो 90 डिग्री पे एकदम से आके मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 85 से मेल्टिंग शुरू हुआ 90 पे जाके मेल्ट हो रहा है। रेंज नहीं है, इसको हम बोलते हैं रेंज, कि एक रेंज दे दी 85 से 90 के बीच में मेल्ट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 90 डिग्री पे होगा तो वो होता है शार्प। शार्प टाइम ऐसा होता है ना कि 9 PM शार्प, कि 9 बजे तो मतलब 9 बजे। ऐसे ही 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री, कि 90 डिग्री पे मेल्ट होना है तो मतलब 90 डिग्री पे मेल्ट हो जाना है, रेंज नहीं है। अब ऐसा क्यों है कि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है? ट्राई करोगे आदित्य? ट्राई करोगे रीजनिंग? बोलो अर्शिया। सर सर बोल करें। क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट है तो हमने तो अरेंजमेंट डिस्ट्रॉय नहीं करना। मेल्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें तो फोर्सेस तोड़नी होती हैं। सर हाँ हाँ बोलो सर बोलो। आई थिंक जैसे यहाँ पे हमें फोर्सेस तोड़नी है, तो फोर्सेस जैसे आपने बताया रेंज है सर, तो रेंज में कई सारे टेम्परेचर आ जाते हैं, लेकिन सर शार्प टेम्परेचर इसका इसीलिए क्योंकि जो हमें फोर्सेस तोड़नी है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टूटेंगी, ना कि वो कम पे टूटेंगी और ना ज्यादा पे। जितना उस फोर्सेस को एनर्जी चाहिए होगी ब्रेक होने के लिए वो अब उसी मान पे लो मुझे ए और बी फोर्स को तोड़ने के लिए 90 डिग्री का टेम्परेचर लगता है। मान लेता हूँ कि मुझे ए और बी के बीच की जो फोर्सेस हैं उसको तोड़ने के लिए कितना टेम्परेचर लगता है? 90 डिग्री का टेम्परेचर लगता है। तो यहाँ पे देखो सारी फोर्सेस किसके बीच हैं? ए और बी के बीच ही तो हैं। जितनी भी फोर्सेस हैं वो किसके बीच हैं? ए और बी के बीच ही तो हैं। तो सारी की सारी फोर्सेस एकदम से 90 डिग्री पे आके टूट जाएंगी and the crystal will have a sharp melting point. Solid will have a sharp melting point. सेम टाइप की फोर्सेस हैं तो 90 डिग्री पे आते ही सारी टूट जाएंगी and hence the crystal will have a sharp melting point. यशिका, तन्वी, क्लियर है? Yes, sir. आसान लग रहा है चैप्टर, बहुत थ्योरेटिकल से, बहुत आसान चैप्टर। नोट करो इसे यहाँ तक, फिर आगे करते हैं अगला पॉइंट। ऐसे हमारा रिजल्ट आ गया। हाँ सबको ये मैसेज मिला ना, कांग्रेचुलेशंस योर वार्ड हैज बीन प्रमोटेड टू क्लास 12। रिजल्ट विल बी प्रोवाइडेड व्हेन द स्कूल्स विल बी ऑफलाइन, ऐसा कुछ। इतना नहीं आया मुझे, बस मुझे एक ही लाइन आया कि योर चाइल्ड हैज बीन प्रमोटेड टू सबको ये क्लास। मैसेज आया, मेरे को कईयों का मैसेज आया था, दिव्यांश का ही मैसेज आया कल, और मेरे को बाकी स्टूडेंट्स का ही मैसेज आया कि सर पास हो गए। मैंने कहा यही मैसेज आया ना? तो कह रहे हाँ सर। उनको तो पेपर ही नहीं चेक किए तो रिजल्ट क्या देते तुम्हें? लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, अगला करते हैं, अगला पॉइंट। They are anisotropic in nature.
they are anisotropic in nature. ये एनाइसोट्रॉपी क्या होती है धनिष्ठा? What is this anisotropy? याद नहीं है अभी तो। Anisotropic in nature का मतलब होता है they have, that is they have, आज कोई बच्चा मिसिंग है क्लास में से, कौन मिसिंग है मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई तो मिसिंग है। that is they have different से रिलेटेड है शायद। हाँ बिल्कुल, that is they have different value of physical properties, when measured in different directions. When measured in different directions. एनाइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले लो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले लो, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू जब आप मेजर करोगे उसकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी जब आप अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करोगे। समझो इसे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। एक डायरेक्शन तो यही ले लेते हैं, टॉप टू बॉटम वाली। मान लो मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कॉरस्पॉन्ड करेगी, यहाँ पे मत लो इसको, ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा हटा देते हैं एंड एक नया लाइन बनाते हैं। ठीक है, एक नई लाइन बनाते हैं। मान लो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में मेजर किया, जब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो मुझे कैसे एटम्स मिल रहे थे, एक ए मिल रहा था, एक बी मिल रहा था, फिर ए फिर बी। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। ए बी टाइप मिल रहा है, कोई डाउट? जो भी वैल्यू आएगी वो ए बी के अलोंग आएगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, डायगोनली मूव करने लगता हूँ, अगर मैं अपना वही डायरेक्शन चेंज कर दूं और डायगोनली मूव करने लगूं, तो यहाँ पे तो देखो क्या हो गया, चेंज हो गया, ए ए ए ए। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू ए ए ए इंटरेक्शंस। कोई डाउट? वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करूं और मैं इस डायरेक्शन में मूव करने लगूं, जब मैं इस डायरेक्शन में मूव करने लगूंगा तो अब तो जो मेरी फोर्सेस आएंगी या जो डायपोल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द बी इंटरेक्शंस। तो हर एक वैल्यू अलग अलग आएगी, क्यों? क्योंकि जो इंटरेक्शंस हैं या जो एटम्स हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। कोई डाउट? दोबारा समझाना, समझ में आया। देखो एनाइसोट्रॉपी क्या है कि जब आप डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करोगे तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी। मैंने एग्जांपल किया कि एक बार मैं ऐसे मूव करने लग जाता हूँ, जब मैं ऐसे मूव करूंगा तो पहले एक एटम आएगा ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आई वो ν1 आ गई मान लो, एंड ν1 कॉरस्पॉन्ड्स टू ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। फिर मैंने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया ऐसे। जब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो कैसे एटम्स मिले, सिर्फ ए ए ए ए। तो क्या इस डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगी वो पहले वाले डायरेक्शन के बराबर आएगी या चेंज आ जाएगा? क्या वैल्यू सेम आएगी या चेंज आएगा महिमा? महिमा तो चेंज होंगी। चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब तो एटम्स चेंज हो गए हैं ना, अब ए एटम्स मिल रहे हैं रास्ते में जाते हुए, तो वैल्यू कुछ और आएगी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इस डायरेक्शन में मूव करके देखते हैं। जब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तब तो एटम्स और चेंज हो गए, अब कौन से एटम्स मिल रहे हैं रास्ते में जाते हुए, बी टाइप ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कुछ और आएगी। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, hence the crystal is said to be anisotropic in nature.
क्लियर है सबको? अर्शिया, आदित्य, दिव्यांश, यस सर। जिया, Yes, इंद्रजोत, क्लियर है? So, हाँ जी सर। ठीक है, करो इसे नोट करो फटाफट, फिर हम करेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स। तो ये पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं। बोलो करेंगे। सर इस पॉइंट में जो आपने बताया ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, तो सब सॉलिड्स तो नहीं होंगे ना ये? जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ऑल ऑफ देम आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ओके सर, ओके। ठीक है, इनको हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। ये असली सॉलिड्स हैं, यहाँ पे 6 पॉइंट में लिख सकते हैं हम, दे आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स। दे आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स, असली सॉलिड्स। ठीक है, सारे पॉइंट्स नोट करो फटाफट ये, एंड अगर कोई दिक्कत है किसी भी पॉइंट में तो मुझे बताओ, तो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक बार पॉइंट तो करो। फ्रिक्शन और ये लिखा है, इसका क्या मतलब? ये तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले लो। ठीक है, क्लियर है ना जिया? So, ठीक, करो नोट। सर इसके एग्जांपल्स भी दे दो। किस चीज के? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। क्रिस्टलाइन सॉलिड के डायमंड, कोई भी Yes, सॉलिड sir. ले लो, जितने भी सॉलिड्स, असली सॉलिड्स जो होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, असली सॉलिड्स। लिख लिया सबने? so, इंद्रजोत नोट कर रहे हो ना? ऋतु, इंद्रजोत दोनों नोट कर रहे हो? क्योंकि बाकियों को तो पता है कि मैं किस तरीके से काम कराता हूँ। हाँ जी सर। yes sir. पहले मैं तुम दोनों को दूसरे बैच में डालने वाला था, कल वाले में, फिर मैं सोचा कि आज इसी वाले में डाल लेते हैं, इसमें नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक रहेगा। लिख लिया सबने? करें आगे? Yes sir. Yes, sir. ठीक, आगे करते हैं। अभी हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, एंड अब हम पढ़ेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। अमॉर्फस सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या है, देखो, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने कहा था कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में कोई रेगुलर अरेंजमेंट हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर सकें। मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, सर बोलो। सर जो मीन्स अभी जो क्यूब होता है वो किस कैटेगरी में है? जो अभी हम करेंगे क्यूब, अगर सिर्फ डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना है। क्यूब तो एक यूनिट सेल लेके चलेंगे हम इस चैप्टर में, क्यूब विल बी कंसीडर्ड एज अ यूनिट सेल। ओके सर। ठीक है, क्यूब को हम एक यूनिट सेल मान के चलेंगे। मान लो ये कोई सॉलिड है, क्या इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है? नहीं। नो सर।
में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा, सच टाइप ऑफ सॉलिड्स डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सच टाइप ऑफ सॉलिड्स डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी क्लास थोड़ी सी पहले करनी हो तो हो सकती है शिफ्ट, थोड़ी सी पहले 3:30 बजे मतलब करनी हो अगर? सर 3:30 पौने 4 बजे तो फिजिक्स की क्लास हो जाती है। 3:45 तक फिजिक्स की क्लास चल जाती है। सर कभी कभी सर, रोज नहीं, अगर टॉपिक खत्म नहीं करवाना है तब। तो मतलब अगर हम क्लास रखेंगे तो सर टॉपिक छोड़ दिया करेंगे? नहीं सर, वो नहीं छोड़ेंगे। नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। पहला पॉइंट क्लियर है, सच टाइप ऑफ सॉलिड्स डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो कभी कभी तो तुम्हें एक रैंडम अरेंजमेंट दिख रही है, कभी कभी एक रेगुलर अरेंजमेंट भी दिखेगी। जैसे यहाँ पे देखो एक रेगुलर सी अरेंजमेंट दिखी, लेकिन वो पूरे सॉलिड में नहीं है। कहीं कहीं पे कभी कभी एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखती है, चाहे पूरे सॉलिड में ना हो, लेकिन कभी कभी तो वो रेगुलर अरेंजमेंट हमें देखने को मिल जाती है किसी किसी पॉइंट। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे ए बी ये सर पॉइंट लिख के उसके नीचे ये बना लो। ठीक है, कि पूरे सॉलिड में ना सही, लेकिन कभी कभी कुछ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट देखने को मिलता है, एंड वो जो कभी कभी एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर? कोई डाउट? तो सर नोट करो इसे, हाँ सर। फिर आगे करते हैं अगला पॉइंट। ये डायग्राम बना लेना, जैसे मैंने मार्क किया है ऐसे मार्क कर लेना, तभी समझ आएगा, नहीं तो जब Second एक साल बाद। हाँ आपने मार्क करेंगे, मतलब सेकंड पॉइंट का ना, शॉर्ट रेंज ये ऑर्डर। सेकंड पॉइंट का एक तरह से डायग्राम बनाना है जो तुम्हें बनाना है। अभी बना लेना, अभी टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ अगला पॉइंट लिखवाने के लिए, लेकिन बना लेना, क्योंकि जब 1-1.5 साल बाद 1 साल बाद कॉपियां खोलोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला 6 महीने बाद कि क्या था। मान लिया तुम्हें रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी। आदित्य ने कल इक्विलिब्रियम का एक्सेस मांगा था, क्या हो गया आदित्य, इक्विलिब्रियम पढ़ना था? तो नोट्स मिले आयनिक के बनाए हुए, केमिकल के रहते हैं। एक और बच्चे ने किसी चीज की रिक्वेस्ट डाली थी कल, मेरे पास मेल आई थी, आज 12 बजे डाली हुई है। सर मैंने डाली थी वो। लिक्विड सॉल्यूशंस, अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा अप्रूव, सर मैंने भी किया नहीं। बाहर था नहीं। बोलो। ठीक है सर, वो मैं चेक कर रहा था, कार्ट में भी आई नहीं थी वो सॉल्यूशंस। महिमा तुमने रजिस्टर तो कर दिया, लेकिन वो तो डाला नहीं अभी, रिक्वेस्ट तो डाली नहीं। तो मुझे पता नहीं कैसे करना है वो। मैं ही एसेस प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। जिस जिसको मुश्किल लग रहा है मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। लिख लिया सबने? यस सर। डायग्राम बना यस लिया? सर। यस सर। यस यस सर, बता लिया डायग्राम। अब मैं डायग्राम हटा दिया ये, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर से दिखा सकते हो डायग्राम? अब तो नहीं दिखा सकता, मैंने तो बैक कर दिया दिया। ओके सर। अब तो बैक हो गया ना, वो मैंने बैक किया एकदम से, मतलब कोई बात नहीं, तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी इसकी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग चल रही है, and उसमें से तुम देख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब मान लो मुझे फिर से वही चाकू लिया
एंड अब मुझे इसको बीच में से काटना है। मैं चाहता हूँ मैं इसको 2 हिस्सों में बांट दूं, ठीक है। मुझे इसको बीच में से काटना है भाई। जब मुझे इसको बीच में से काटना है तो मुझे कौन सी फोर्सेस तोड़नी पड़ेगी? इनके बीच की फोर्सेस तोड़नी पड़ेगी। जी आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे जितनी फोर्स लगाऊंगा क्या उतनी ही फोर्स से ये बॉन्ड भी टूट जाएगा? नो सर। नहीं, यहाँ पे ए बी फोर्स है जबकि यहाँ पे कैसी बी बी फोर्स है। बीबी फोर्स। फोर्सेस डिफरेंट है, फोर्सेस डिफरेंट हैं तो हमें भी जो अपनी तरफ से फोर्स लगानी पड़ेगी वो डिफरेंट लगानी पड़ेगी। तो कभी कम फोर्स लगानी पड़ेगी, कभी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो रफ सरफेस विल बी ऑप्टेन, रफ सरफेस विल बी ऑप्टेन व्हेन कट विद अ नाइफ। कोई डाउट? क्लियर है सबको? यस सर। इशिका, दिव्यांश क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर। ठीक है, तो लिखो इसमें थर्ड पॉइंट, रफ सर्फेसेस विल बी ऑब्टेन्ड या इर्रेगुलर सर्फेसेस विल बी ऑब्टेन्ड। रफ कह सकते हो या इर्रेगुलर सर्फेसेस। इर्रेगुलर सर्फेसेस विल बी ऑब्टेन्ड when it is cut with a knife, when cut with a knife। ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट है, इट हैज अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज, आज का पूरा लेक्चर ना थ्योरी से में निकल जाएगा, टेंशन मत लो, कल से न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। एंड कल से तुम लोग ना एक रूम में बैठना, कोशिश करना कि अकेले बैठो, नहीं तो तुम रूम को ऐसे देखोगे इधर उधर तो तुम्हें शायद लोग आसपास वाले पागल समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हें कल के लेक्चर में थोड़ा सा 3D एनालिसिस करना होगा। एंड वो 3D एनालिसिस तभी हो सकता है जब तुम एक रूम में ऑब्जर्व करो। हम कल से एक रूम को क्यूब लेके चलेंगे, तो जिस भी तुम रूम में बैठे होगे उसको क्यूब मानना है हमें, एंड उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। इट हैज अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। रेंज मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करता, एक रेंज है कि 80 to 90 डिग्री के बीच बीच में मेल्ट हो जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली किस टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा वो नहीं। रेंज क्यों है? क्योंकि फोर्सेस डिफरेंट है। ये 80 डिग्री पे टूटेगी, मान लो इसको तोड़ने के लिए 85 डिग्री के टेम्परेचर चाहिए, लेकिन इसको तोड़ने के लिए 90 डिग्री का चाहिए। तो रेंज है, किसी फोर्स को तोड़ने के लिए कोई टेम्परेचर चाहिए, किसी फोर्स को तोड़ने के लिए कोई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हाँ हमें इतना रेंज मिल जाएगी कि 80 to 90 के बीच में सब टूट जाएंगी फोर्सेस। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो नहीं टूटेंगी सारी, क्योंकि ऑल फोर्सेस आर डिफरेंट, ठीक है, सारी की सारी फोर्सेस डिफरेंट हैं, लेकिन हाँ एक रेंज मिल जाएगा कि 80 to 90 के बीच में टूट जाएंगी सारी फोर्सेस। क्लियर है सबको? यस सर। तन्वी, महिमा, निहारिका? क्लियर है सर। हाँ जी सर, क्लियर है। यस सर। यशिका, तुम्हें समझ आ रहा है? यशिका? यस सर, आ रहा है। तो एक बार दिखाना नीचे क्या लिखा है। क्योंकि आज नया चैप्टर शुरू हुआ, आज कोई दिक्कत भी नहीं आएगी एकदम से। एंड चैप्टर भी बहुत आसान शुरू हुआ है, थ्योरेटिकल सबसे आसान चैप्टर है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का, मैं ये कहूँगा, अगर थोड़ा सा समझ के कर लिया जाए। कईयों को मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से आसान है। वैसे मेरा काइनेटिक्स शुरू करने का मन था, ये तो बस तन्वी की रिक्वेस्ट पे आज सॉलिड स्टेट शुरू हो गया। थैंक यू सर। वेलकम। लिख लिया? वो तो मुश्किल है ना। हाँ मुश्किल है ना थोड़ा तो काइनेटिक्स? नहीं वो भी आसान, ऐसा मैं मुश्किल काम कराता ही नहीं सर। आप नहीं करवाते पर लगता तो है ना मुश्किल। ऐसा कोई चैप्टर ना हो। मुझे मुश्किल चैप्टर पता कौन से लगते हैं? मेटलर्जी, डीएफ ब्लॉक, ये जो रट्टे रट्टे से वाले चैप्टर है, क्या मतलब इंसान पढ़ा के भी बोर हो जाता है।
ये कम से कम कुछ समझाने वाला तो है, अगर थ्योरी है तो कम से कम कुछ समझा तो सकते हैं ना यहाँ, वहां तो कुछ भी नहीं है ऐसा। आगे लिखते हैं चलो। अगला पॉइंट हमने इसमें क्या लिखा था उसी के हिसाब से लिख देते हैं ना। हमने पहले लिखा था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, आइसोट्रॉपिक लिखा था ना अगला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखते हैं सच सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। सच सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक का मतलब सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी when measured in different directions. When measured in different directions. यहाँ पे वैल्यू सेम कैसे आ सकती है, इसका कोई आंसर करेगा? यहाँ पे तो पैटर्न ही सेम नहीं है, तो वैल्यू सेम कैसे आ गई? सर मैं ट्राई करूँ? हाँ बोलो बोलो। सर क्योंकि यहाँ पर पैटर्न सेम ही, तो हम एवरेज निकालते हैं जो भी जिस भी चीज का। तन्वी ने तो पूरा चैप्टर किया ही हुआ है। क्यों तन्वी? यस सर, पर मैंने मेंस वाला पार्ट छोड़ दिया था, जो भी मेरे को चीज लगी जो स्कूल में नहीं किया तो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था ना मेरे पास ज्यादा। बिल्कुल देखो क्या है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब भी मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो ए बी फोर्सेस मिलेंगे, तो हमें पता है कि ν1 वाली वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी जब मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा हमेशा। क्या यहाँ पे वो चीज है? यहाँ कुछ और वैल्यू मिलेगी, यहाँ कुछ और वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर मैं सेम डायरेक्शन में भी मूव करता हूं, सेम डायरेक्शन में भी अगर मैं मूव कर जाऊं तब भी वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। यहाँ पे तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर मैं सेम डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हूँ तब भी वैल्यू क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक रेगुलर पैटर्न ही नहीं है। तो यहाँ पे तो वैल्यू सेम डायरेक्शन में भी डिफरेंट आएंगी। तो साइंटिस्ट ने सोचा है कि ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, तो फिर हम क्या करते हैं कि इन सब वैल्यूज का क्या कर लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं। इन सब वैल्यूज का क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं। इसीलिए हम कह देते हैं कि दे हैव सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। एवरेज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो अगर हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब भी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। ए बी कोई पैटर्न ही नहीं है, यहाँ पे ए बी ए। तो अगर हम सेम डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं तब भी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। तो उन सब वैल्यूज को याद करना आसान नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं? हर एक डायरेक्शन में मूव करके एक वैल्यू निकाल लेते हैं एंड फिर हम सबका एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू इज कंसीडर्ड, ब्रैकेट में लिख सकते हो एवरेज वैल्यू इज कंसीडर्ड। आदित्य क्लियर है ये? हाँ जी इंद्रजोत क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी सर। सर तनिष्का, तरनवीर? सर ये एक बार समझा दो फिर से। देखो पहले इस पे आओ, क्रिस्टलाइन पे। क्रिस्टलाइन पे अगर मैं टॉप टू बॉटम वाली डायरेक्शन में जाऊंगा तो ν1 वैल्यू आई। अगर मैं इधर टॉप टू बॉटम जाऊंगा तब भी तो ν1 आएगी ना, क्योंकि ए बी फोर्सेस ही आएंगी यहाँ पे भी। इधर जाऊंगा तब भी ν1 आएगी। टॉप टू बॉटम हमेशा ही क्या आएगी? ν1 आएगी। ये चीज क्लियर है? यस कि सर। अगर मैं डायरेक्शन सेम रखता हूँ, इसमें क्या है कि अगर मैं डायरेक्शन सेम रखता हूँ, ऊपर से नीचे ही जाता हूँ, एटलीस्ट तब तो वैल्यू सेम आएगी। कि अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तब हमेशा ही वैल्यू ν1 आएगी, इतना मुझे पक्का पता है। लेकिन यहाँ पे तो वो चीज भी नहीं है। अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा, यहाँ पे कुछ और अरेंजमेंट है, इधर टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो कुछ और अरेंजमेंट है, इधर टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो कुछ और अरेंजमेंट है। तो हर एक डायरेक्शन में, हर एक टॉप टू बॉटम में डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं? हम उन सब वैल्यूज का एवरेज ही ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि सेम वैल्यू ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो डाउट? नो सर क्लियर। तन्वी क्या लगता है
पहले ज्यादा अच्छा समझ आ रहा था या अब अच्छा समझ आ रहा है? तो अब ज्यादा अच्छे से आ रहा है क्योंकि तब मैं काफी फास्ट देख रही थी ना, तो अच्छा, ठीक है। तन्वी ये चैप्टर कर चुकी है ना +2 वालों के साथ, मतलब एक रिकॉर्डिंग में। तो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम तन्वी को कांटेक्ट कर सकते हो, निहारिका। ओके सर। लिख लिया सबने? नहीं सर, लिख रहा हूँ, 1 मिनट। तो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट और लिख लो फिर लिखते लिखते। दे आर ऑल्सो नोन एज सूडो सॉलिड्स या फेक सॉलिड्स। दे आर ऑल्सो known as pseudo solids, fake solids। मतलब जो सॉलिड्स की तरह दिखते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज असली सॉलिड्स वाली है नहीं इसके अंदर, फेक सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। जैसे इसको तो हमने ट्रू सॉलिड्स बोला था ना, क्रिस्टलाइन को, इसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स या फेक सॉलिड्स, सूडो सॉलिड्स। अब नोट करो आराम से। एंड अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी इशू है तो मुझे बता दो, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। कर लिया नोट सबने? एक्सक्यूज मी सर। बोलो तलंगी। सर ये वाला जो आइसोट्रोपिक वाला पॉइंट है, ये मतलब थोड़ा समझ तो आ गया सर, लेकिन जैसे हाँ। आपने लिखा ना यहाँ पे सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सर तो इसमें भी कौन सा सेम आ रही है जब हम अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं? इसमें सेम आ नहीं रही, लेकिन हम एवरेज ले चुके हैं तो हम मानेंगे कि वो एवरेज वैल्यू ही है, चाहे इस डायरेक्शन में मूव कर लो चाहे इधर मूव कर लो। यहाँ तो वही है ना कि सेम डायरेक्शन में भी सेम नहीं आ रही है, वहां पे कम यस से कम सर। सेम आ रही था ना, तो यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत है कि सेम डायरेक्शन में भी सेम नहीं आ रही है। तो अभी तो हमने बस इतनी सी लाइन नहीं बनाई है, लेकिन असली सॉलिड तो बहुत बड़ा होगा, उसमें तो बहुत सारी लाइंस होंगी ऐसे, तो हर एक लाइन में अलग अलग वैल्यू आएगी। तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, एवरेज ही ले लेते हैं पूरे सॉलिड। ठीक है सर, क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर तो इसमें एवरेज हम मतलब हर एक हॉरिजॉन्टल वाइज भी, वर्टिकल और डायगोनली हर एक हम क्या करते हैं कि हर एक डायरेक्शन में एक बार एक्सरेज भेजते हैं, एक्सरेज से वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। एक बार उसको टॉप टू बॉटम भेजा, बहुत सारी एक्सरेज होती हैं, एंड इधर भी भेजते हैं, लेफ्ट टू राइट, डायगनली भी भेजते हैं, एंड डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उन सबका एवरेज लिया जाता है। क्लियर इंद्रजीत? हाँ जी सर। लिख लिया सबने? जिया समझ आ रहा है कुछ या सब कुछ ऊपर से जा रहा है? सर आ रहा है समझ। आसान है ना चैप्टर जिया? क्या सर? चैप्टर आसान है ना? यस सर, अभी तक तो आसान है। अच्छा तुम लोगों को न्यूज तो मिल गई होगी वैसे, मैं तुम्हें बताया या नहीं बताया पिछली बार? कौन सी न्यूज? 21 तक ऑनलाइन। नहीं, आपने तो कुछ नहीं कहा। नहीं बताया? तो अब सुन लो। क्या सर, क्या बोल रहे हो? 21 तक क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। यू कैन नॉट रन ऑफलाइन क्लासेस। ये इंस्टीट्यूट्स में तो सर्कुलेट हो गया है, तुम लोगों तक पहुंचने में टाइम लगेगा। गवर्नमेंट इसको बहुत जल्दी रिलीज करेगी पब्लिकली। चंडीगढ़ में हो चुका है पब्लिकली। हाँ सिर्फ इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल कॉलेजेस सब? स्कूल कॉलेजेस सब 21 तक। चंडीगढ़ में तो रिलीज हो गया पब्लिकली, तो पंचकुला में भी जल्दी कर देंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे चल रहा है सब। पहले चंडीगढ़ ने 30th तक किया था, तो पंचकुला वालों ने 30th तक किया, एंड अब चंडीगढ़ वालों ने उसको एक्सटेंड कर दिया 23rd तक।
फॉर ऑल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सब। तो यहाँ पे भी हो जाएगा जल्दी 23rd तक, या 21st या 23rd तक है, इतना पता है। तो चेक कर लेना, वो पूरा वीक ही आएगा, चाहे वो 21st तक आ रहा है चाहे वो 23rd तक आ रहा है। मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, 21st या 23rd की, जहाँ तक मुझे याद है। तो 21st या 23rd तक तो ऑनलाइन ही रहेगा 100% है। फिर भी मुझे लगता है ऑनलाइन इज मच बेटर देन ऑफलाइन। मैं तो हमेशा से ही ऑनलाइन के हक में हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सब सही चलता रहे। यस सर। तो अगला पूरा महीना ही हो गया। बढ़िया है, गर्मी गर्मी घर पे बैठ के आराम से पढ़ो। बस तो इंस्टीट्यूट में भी ऐसे ही चलता है, ऐसे तो पूरी गर्मी वाला तो कोई पॉइंट नहीं। हाँ लेकिन आने जाने में तो गर्मी लगती है। घर पे रहो, सेफ रहो, मैं यही कहूँगा। लिख लिया सबने? लिख लिया सर, लिख लिया। हमारी सेफ्टी के लिए हमें ऑनलाइन क्लासेस रन करनी पड़ेंगी, मजबूरी है अब। ठीक है, अगला पढ़ते हैं आगे, इसको रब कर देते हैं। अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन की ना, वो की थी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ intermolecular forces between constituent particles। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के हिसाब से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सॉलिड्स की। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है आयनिक सॉलिड्स। नाम से क्लियर हो जाता है। आयनिक सॉलिड्स का मतलब क्या होगा तरणवीर? सर जिनके बीच में जो फोर्सेस होंगी वो आयनिक होंगी। आयनिक फोर्सेस होंगी, ठीक है। इन सच solids ions are the constituent particles। ions are the constituent particles। कि भाई जो constituent particles हैं वही क्या हैं? ions हैं। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl कैसे बनता है? Na plus Cl minus C। तो जो constituent particle हैं वही अपने ions हैं। एंड अगर ions को यूज करके कोई सॉलिड बनाया गया, then such solid will be known as ionic solid। कोई डाउट? अब इन दोनों के बीच फोर्सेस कैसी होंगी? आयनिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट कैन बी constituent particles are held together। constituent particles are held together by strong ionic forces। ionic कह लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कह लो, या कह लो कूलम्बिक फोर्सेस। कोई डाउट? नो सर। निहारिका, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? चलो इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट बाद में। निहारिका पहले मुझे बताओ, ये हार्ड होंगे या सॉफ्ट? हार्ड ही होंगे। हार्ड होंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो हार्ड होंगे, तो दे आर हार्ड सॉलिड्स। दे आर हार्ड सॉलिड्स। अब इलेक्ट्रिसिटी वाले पॉइंट पे आते हैं निहारिका। विल दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? नो सर। नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। जब
अगर ये मेल्ट हो जाते हो तो शायद बोलना, पता नहीं। सर आई थिंक एक्वा स्टेट में और मोल्टन स्टेट में करें। देखो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था ना बचपन में कि भाई कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करती है, कोई भी चीज को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इन दो में से कोई एक रिक्वायरमेंट है, या तो फ्री आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री मतलब मोबाइल, मूवेबल, या तो मूवेबल आयंस हो या मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी मिल जाता है, कुछ भी, तो वो चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक है, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट में तो क्या ये जो आयंस है ये फ्री है मूव करने के लिए? नहीं सर। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तब तो इनके बीच क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के कारण मैं कह सकता हूं आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं है, आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं है, तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे बिहेव एज इंसुलेटर्स। कोई डाउट? क्लियर है? यस सर। निहारिका क्लियर है? यस जिया, सर। रितु, इंद्रजोत क्लियर है? इशिका? हाँ जी सर। यस सर। पॉइंट बता दो। बोलो क्या हुआ दिया? तो फर्स्ट पॉइंट एक बार बता दो फिर से। फर्स्ट पॉइंट मतलब सॉलिड्स वाला या ऊपर से फर्स्ट पॉइंट? सॉलिड का इसका सॉलिड वाले या आयंस का। तो देखो कोई भी चीज को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ना दो चीजों में से कुछ एक होना चाहिए, या तो उसके पास आयंस हो जो मूव कर सके, या इलेक्ट्रॉन्स हो जो मूव कर सके। दोनों में से एक भी चीज होगी ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगी चीज। अब यहाँ आयंस तो हैं Na+Cl-, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये मूव कर सकते हैं, क्या ये मूवमेंट होगी या नहीं। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं सबसे पहले। सॉलिड स्टेट में तो ये मूवमेंट हो नहीं सकती, ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के कारण आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, हेंस दे आर इंसुलेटर्स। तो मूव नहीं कर रहे हैं आयंस तो दे विल एक्ट एज इंसुलेटर्स। क्लियर है जिया? जिया मोल्टन स्टेट क्या होती है? सेमी सॉलिड वाली जो स्टेट होगी। लिक्विड स्टेट, प्योर सॉलिड बट इन लिक्विड स्टेट, प्योर कंपाउंड बेसिकली, सॉलिड नहीं मैं कहूंगा, प्योर कंपाउंड बट इन लिक्विड स्टेट। किसी चीज को पिघला दिया, कोई मिलावट नहीं की, कोई मिलावट नहीं की है, प्योर चीज है, बस उसको पिघला दिया है, जैसे अलॉयज को पिघला देते हैं ना हाई टेम्परेचर पे, तो मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट। तो अब NaCl लिक्विड स्टेट में आ चुका है, पिघला चुके हैं उसे। वैसे पिघलता नहीं है लेकिन मान लो कि पिघला दिया है। अगर पिघला दिया है तो फोर्सेस तो अभी भी होंगी, लिक्विड स्टेट में भी फोर्सेस तो होती है ना, लिक्विड स्टेट में भी फोर्सेस तो होती हैं, लेकिन क्या लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जितनी सॉलिड में होती हैं? नो सर। तो फोर्सेस इन लिक्विड स्टेट वीकन, वीक फोर्सेस अभी भी हैं लेकिन वीक फोर्सेस। तो अब ये कुछ ना कुछ हद तक मूव करेंगे, समवट फ्री टू मूव, समवट फ्री टू मूव। फोर्सेस वीक हो गई हैं तो हिलना डुलना शुरू हो गया है, मूवमेंट शुरू हो गई है। तो दे आर कंडक्टर्स बट नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स। क्योंकि फोर्सेस अभी भी हैं, हिलना डुलना शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है हिलने चुलने वाला, लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट अभी भी नहीं है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। करो इसे नोट। अच्छा पहले एक्वा स्टेट भी कर लें फिर नोट कर लेना। ठीक, एक्वा स्टेट की बात कर लेते हैं। एक्वस का मतलब क्या होता है? तो जिसपे पानी हो, पानी में पानी बोल से दिया। बिल्कुल सही।
कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन वाटर। बहुत टाइम लग गया आज तो, मतलब आज ये लेक्चर में छोटा सा, मुझे लगता है हमें क्लास का टाइमिंग एक्सटेंड करना है थोड़ा थोड़ा किसी तरीके से। कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन वाटर। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स की तो एक खासियत है। क्या खासियत है, ये बचपन में पढ़ी है कि अगर मैं कोई भी आयनिक कंपाउंड लेता हूं और उसको वाटर में डिसॉल्व कर देता हूं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं NaCl लूं और उसको पानी में डाल दूं तो वो Na+ अलग हो जाएगा एंड Cl अलग हो जाएगा एंड दे विल बी कंप्लीटली फ्री टू मूव। आयंस विल बी कंप्लीटली free to move, so they will be very good conductors. कोई डाउट क्लियर है या नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। करो इसे नोट। कहां से नोट करना है? साथ साथ नोट मत किया करो, बस पहले समझा करो जब समझा रहा हूं, बाद में जितना मर्जी टाइम ले लिया करो नोट करने का, कोई इशू नहीं है। तो थ्योरी में भी साथ साथ नहीं लिख सकते? अगर पता क्या, मैं कहता हूँ कि साथ साथ मत ही लिखो, एज सच दिक्कत आ जाती है कहीं। बाकी डिपेंड्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तुमने तो थ्योरी के नोट्स बना ही लिए होंगे अब तक। एंड हाँ, जो मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट फॉरवर्ड की है ग्रुप में, जिनको नहीं मिली अभी मैं कर दूंगा। मेरे ख्याल में रितु और इंद्रजोत को भी ग्रुप में नहीं डाला था, तो मैंने उनको असाइनमेंट नहीं दी है। ठीक है, तो असाइनमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने तुम्हें ये 2 असाइनमेंट्स भेजी है ना ग्रुप के अंदर, एक ये भेजी है एंड एक ये वाली असाइनमेंट भेजी है, तो सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, आयनिक सॉलिड में करा चुका हूँ। ठीक है, कोवलेंट में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ाऊंगा बेसिकली। सर सर तो क्लास के बाद जो आपने भी असाइनमेंट भेजी है, ये थ्योरी के लिए रेफर कर ले? हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों में से कोई भी कर लो, दोनों करने दोनों कर लो, कोई इशू नहीं। ओके सर। इस बार न्यूमेरिकल असाइनमेंट मैं अलग से दूंगा ना, ये थ्योरी असाइनमेंट है इस बार, सीबीएसई असाइनमेंट। सर और आंसर मत देना अगर न्यूमेरिकल होए। वो अलग दे, मतलब आंसर दिया होगा लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया होगा, सॉल्यूशन खुद ही करना। न्यूमेरिकल आंसर अगर कोई छोटा सा डाउट होता है ना, वो क्लियर हो जाता है सॉल्यूशन से, फिर तो फालतू में आपसे पूछना पड़ता है क्लास के अंदर। अब तो मैं असाइनमेंट बना चुका है तन्वी, चलो कोई बात नहीं। लिख लिया सबने ये? आज ना क्लास में 5 मिनट पहले ही, मतलब 5:25 पे ऑफ कर दूंगा। एंड अगली क्लास से में ना तुम थोड़ा जल्दी आया करो, 4 बजे नहीं, 3:40 आ जाया करो, ठीक है? तो 3:45 कर दो सर, थोड़ा सा ब्रेक ले। 3:45 आ जाया करो। पौने पे मैं शुरू नहीं किया, पौने का टाइम ना सही नहीं होता क्लास शुरू, 3:50 पे आ जाया करो। ठीक है सर। और अगर नवनीत सर ने टाइम पे नहीं छोड़ा, जैसे 45 पे छोड़ा, नवनीत सर को कह दिया करो कि सर ने अब टाइमिंग चेंज कर दी है, अब से 3:50 पे क्लास शुरू कर दे। सर ये आप मैसेज क्यों नहीं कर देते? मैं तो डाल ही दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो? तुम लोग भी डाल देना एक बार अपनी तरफ से एक रिमाइंडर। ठीक है सर। सर लेकिन सर इतना एक्सटेंड नहीं करते, कहीं थोड़ा ही हो जाता है, 10-15 मिनट, ज्यादा नहीं। अरे पता है सर, नॉर्मल टाइमिंग को छोड़ देते हैं ये। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो अभी स्टार्टिंग हो रहा है। यस सर, हमने पूरे लेवल देखा है नवनीत सर को। अभी सर की तबीयत ठीक नहीं है, सर थोड़ा सा मेरे हिसाब से जल्दी चल रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। ऐसा कुछ जगह अभी तबीयत ठीक नहीं है और इतना लेट छोड़ रहे, तो जिस दिन ठीक हो जाएंगे फिर तो छोड़ेंगे ही नहीं 4 बजे से पहले, तो आप मत करो इतनी जल्दी। 11 पे भी सर 4 बजे मैं सबको अपने आप मैसेज कर दूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग पढ़ने पे ध्यान दो। लिख लिया सबने ये?
Yes, sir. यस सर, पूरा लिख लिया? यस सर। चलो आगे लिखते हैं फिर। सर ये जो सब टॉपिक्स मतलब ये इसके सब टॉपिक्स थे क्या आयोनिक सॉलिड वाले का? ये पहला टॉपिक था आयनिक सॉलिड, मतलब हमने हेडिंग डाली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एंड उसके अंदर पहली क्लासिफिकेशन है आयनिक सॉलिड। क्लियर? अच्छा ओके, मतलब ये नीचे इसके सब पार्ट्स ही हैं फिर दोनों मॉलिक्यूल। ये आयनिक सॉलिड के पॉइंट्स हैं बेसिकली, जो नीचे हैं ये आयनिक सॉलिड के पॉइंट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं इसको। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी मॉलिक्यूल्स। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स कितने तरह के होते हैं? सर 2 तरह के। पोलर और एक होता है नॉन पोलर। मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं ना, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो भी 2 तरह के होंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स and second one will be non-polar molecular solids। एक थर्ड भी है, वो हम बीच में लिख देंगे, पहले हम इन 2 को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता था जी यार? मान लो हमने एक मॉलिक्यूल बनाया हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन कह रहा है मेरी तरफ आ जाओ, ये हाइड्रोजन कह रहा है मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन दोनों की अट्रैक्टिंग पावर क्या है? सेम अट्रैक्टिंग फोर्सेस। तो क्या ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहीं इधर उधर घूमेगा? नहीं, ये कहाँ रहेगा? सेंटर में रहेगा। ये सेंटर में रहेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते थे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मैं डिटेल में नहीं गया हूं, लेकिन फिर भी कोई डाउट? नॉन पोलर मॉलिक्यूल याद आया कि क्या होता था? Yes, एक sir. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते थे। फिर हमने एक एक्सेप्शन भी लिखी थी +1 के अंदर कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर। ये डिफरेंट एटम्स के बीच है, स्टिल इट इज अ नॉन पोलर बॉन्ड। कोई डाउट? याद आया कुछ? धनिष्ठा, दिव्यांश, सर बोलो। याद रखियो ये वाला मैच के बाद। बोलो ऋतु। सर ये सेम एएफ में एएफ की फुल फॉर्म क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। अच्छा, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ कभी कभी, तो जब मैं बोल रहा होता हूँ ना थोड़ा ध्यान दिया करो थोड़ा सा। मैं कई बार शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे लिखने की आदत नहीं है इतनी। ठीक है, ओके सर। अट्रैक्टिव फोर्सेस। कोई डाउट तो नहीं है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इधर जो क्लियर है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हाँ जी सर। ठीक है, बेसिकली 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जो सेम एटम से बनते हैं, जिनमें सेम एटम्स हो। ठीक है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन वाले। एक्सेप्शन सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की है, जहां पे डिफरेंट एटम्स आते हैं फिर भी वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट, लिखवाया था आपने? हाँ, एक्वस के बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गई। उसके बाद यही है धनिष्ठा, उसके बाद सीधा यही है। थोड़ा ऊपर करना।
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी दो तरह के होंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, तो हमने पहला शुरू किया है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जी हाँ, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कैसी फोर्सेस होती थी? हाँ, इंद्रजोत। फिर इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं फोर्सेस। हाँ, कैसी फोर्सेस होती थी? कौन सी फोर्सेस होती थी? अब तो लिख दिया आपने भी फोर्सेस। गुड आइडिया। वंडरवॉल या लंदन। वंडरवॉल। हमेशा याद रखना कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर कैसी फोर्सेस होती हैं? वैंडरवॉल फोर्सेस। और ये वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं, जिसका कोई नहीं होता उसकी वैंडरवॉल फोर्सेस होती है। ठीक है, ऐसे याद रखो। यहाँ पे वैंडरवॉल फोर्सेस कहीं पे भी आ जाती हैं, ठीक है, सहारा देने के लिए। तो इसके अंदर वीकेस्ट टाइप की फोर्सेस हैं। वीकेस्ट टाइप की फोर्सेस हैं तो ये कैसे होंगे? सॉफ्ट। क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? क्या इसके अंदर आयंस हैं? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री? वो भी नहीं है। इसके अंदर तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो दे आर इंसुलेटर्स। दे आर इंसुलेटर्स। कोई डाउट? ये पॉइंट्स क्लियर हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को लेके? किसी को कोई डाउट? अर्शिया, नो सर, नो डाउट। इशिका, नो सर। इशिका, दिव्यांश, नो सर। महिमा? उसमें नेट का प्रॉब्लम हुआ, मैं रिकॉर्डिंग में देख रही हूँ बाद में। अब ठीक ठीक ठीक, रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई इशू नहीं है। नोट करो इसे, फिर अगला कहते हैं। लास्ट वाला पॉइंट बता दो। देखो ना, तो इसके अंदर आयंस हैं। आयंस तो है ही नहीं, सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है मूवेबल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में यूज हो रखे हैं। तो ना तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना आयंस हैं, दे आर इंसुलेटर्स। यस सर। करो करो, नोट करो। एंड देन वी विल बी कंटिन्यूइंग विद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आज पूरा तो नहीं होगा ये टॉपिक, तो शुरू तो अगली क्लास में दोबारा से ही करेंगे। मतलब पोलर वाला पूरा हो जाएगा, फिर देखते हैं आगे। कल एक एक्स्ट्रा क्लास ले रही हो? कल नहीं, कल तो मुझे ट्रायल क्लास लेनी है, तो 2 क्लासेस हैं ट्रायल। अगर कल तुम सब 7 बजे फ्री हो तो हम 7 बजे क्लास लगा सकते हैं, 7 to 8:30 एक्स्ट्रा क्लास। सर मेरी बायो की क्लास। बायो की सर सुबह की शाम? नहीं, शाम को ही कह रहा था मैं तो। सो मेरी मैथ की क्लास है। वो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। संडे लगाया करेंगे एक्स्ट्रा क्लास, संडे 3 घंटे क्लास लगाया करेंगे। क्या हो गया सर? ऐसे मत करो। वो काफी है सर, संडे को 3 रिवाइज भी करना होता है। अच्छा, इस संडे ना हमारी क्लास होगी, तो मैं पहले लिखवा देता हूँ, फिर नवनीत सर रख लेते हैं क्लास, फिर मेरा टाइम ही नहीं मिलता। सर हमारे को एक संडे मिलता है बस पूरे हफ्ते में, पता है? बाकी बच्चों को सैटरडे संडे दोनों मिलते हैं, हमें सिर्फ एक संडे मिलता है, वो भी चला जाता है। मेरी तरफ से सैटरडे तुम फ्री हो, ऐश करो, जिंदगी जियो अपनी। आज की क्लास होती है हमारे सैटरडे भी, लिखवा दो आंसर। एक से सर संडे को हमारा टेस्ट है। कोई बात नहीं, टेस्ट तो चलते रहता है। हमेशा आप लंच टाइम पे क्यों रखनी? नहीं नहीं सर, बाद में करो शुरू। अरे लंच टाइम का क्या है, आगे पीछे कर लेना लंच। ऐसा ही आगे पीछे कर, एक दिन तो आराम से खाना खाने दो। सर हमारे बच्चे को घूमना बनता है लंच। 1 2 3 हाँ, एग्जैक्टली सर। बनवा के रख देना, कह देना कि घर पे बना के रख दो ऐसे डब्बे में। ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते। सर आप जरा ऐसे घर पे आके बोलते हैं, ऐसे थोड़ा होता है। ऐसे आपको पता है घर पे कैसे सिस्टम चलता है। मैं भी तो घर पे यही बोलूंगा ना, बना के रख दो। मैं अपने लिए जो बोल सकता हूँ तुम लोग भी तो बोल सकते हो।
पर फिर बाद में ना खुद लेना पड़ता है, कोई देने नहीं आता। हाँ, वो तो पता ही है, खुद डालो and ठंडा खाओ। गरम गरम खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है सर, क्या ऐसा बाद में कर दो ना। अब तो गर्मियां हैं, अब तो गरम गरम क्या करके खाना है, अब तो ठंडा करके खाओ। सर गर्मियों का मतलब ये थोड़ा ठंडा खाना खाएंगे। चलो 1 2 3 बस फाइनल। तो बाकी 1 को 2 भी इसी टाइम पे खाना होता है। हाँ, बाकी फैमिली मेंबर्स को भी इसी टाइम पे खाना होता है, वो वेट ना करेंगे। 12 to 2 कर लेते हैं, 12 to 2 बस। ये सर ठीक है। 12 to 3 कर लें। नहीं सर, 3 ज्यादा हो जाएंगे सर, फिर वो पेंडिंग काम भी करना। इंद्रजोत ऋतु तुम दोनों की कोई क्लास तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो संडे हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, मतलब संडे में कभी कभी कोशिश किया करूंगा कि एक्स्ट्रा क्लास लगा लूं कभी कभी। एंड इस संडे एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, पिछले संडे भी कोशिश की थी लेकिन लगी नहीं, इस संडे पहले फिक्स कर लेते हैं ना अपने टाइम। 8 to 2 हमारी क्लास रहेगी। महिमा और अर्शिया तुम दोनों की कोई क्लास हो? नो सर। नहीं ना? नो ठीक है, सर। तो संडे 12 to 2 फिक्स है। एक बार मुझे भी रिमाइंडर डाल देना मैसेज में, इवन मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। लिख लिया ये, आगे करें? सर एक बार सेकंड पॉइंट बताना फिर से। इसके वैन डेर अंदर वाल फोर्सेस। देखो, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्सेस होती थी? वैन डेर वाल। वीकेस्ट फोर्सेस वैन डेर वाल फोर्सेस। इसमें कोई फोर्स ही नहीं है ना, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं आता। कोई चार्ज ही नहीं आता तो इसमें फोर्सेस वीकेस्ट होती हैं, एंड वीकेस्ट फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं? वैन डेर वाल फोर्सेस। ठीक है, यस क्लियर है? सर। ठीक, अगला पढ़ लेते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते थे? जैसे HCl है, इसमें क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्लोरीन क्या करता था? शेड पेयर को अपनी तरफ खींच लेता था। इसकी निब क्या? हाँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन हाइड्रोजन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। याद आया? याद आया या नहीं? ठीक है, तो देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या बन जाता था? एक डायपोल। यहाँ पे क्या बन जाता था? एक डायपोल। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे? अपने पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है, इसमें फोर्सेस कैसी होंगी? डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल बनता है ना, तो पोलर मॉलिक्यूल में कैसी फोर्सेस पड़ी थी +1 में? डायपोल डायपोल फोर्सेस। अगर कोई डाउट हो पॉइंट में मुझे बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। मुझे पता है मैं थोड़ा सा जल्दी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम होता जा रहा है, एंड इसके बाद मेरी +1 की क्लास है, उसमें भी कुछ नई एडमिशन है, तो उनको भी थोड़ा देखना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। एंड फोर्सेस कैसी हैं? डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल क्यों होता है? क्योंकि चार्जेस आ जाते हैं। चार्जेस आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि डायपोल बन गया, एंड डायपोल डायपोल फोर्सेस आ जाती थी। फिर भी इतनी स्ट्रांग नहीं है ये फोर्सेस जितनी आयनिक फोर्सेस होती थी, तो दे आर सॉफ्ट। अभी भी ये सॉफ्ट होते हैं। अभी भी ये कैसे होते हैं? इंसुलेटर्स। स्टिल दे आर इंसुलेटर्स। क्यों? क्योंकि आयंस तो बने नहीं, अभी भी है तो कोवलेंट बॉन्डिंग, आयंस तो बने नहीं, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं, तो स्टिल दे आर इंसुलेटर्स। कोई डाउट? क्लियर है या नहीं? यस सर। सबको क्लियर यहाँ तक? यस सर।
यस सर। ठीक ठीक ठीक, करो। इंदर जो तुम्हें क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, बस अगर पोलर नॉन पोलर में कोई डाउट होगा तो बता देना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जल्दी निकाला क्योंकि मुझे लगा कि शायद आता होगा। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के हिसाब से हमने दो तरह के सॉलिड्स पढ़े, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। बाकी का काम अगली क्लास में करेंगे, आज इतना ही करेंगे। थर्ड टाइप का सॉलिड पढ़ा है इसमें अभी भी, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो हम फर्दर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास होगी संडे, अभी क्या टाइमिंग बताया था, 12 to 2। ठीक है, संडे 12 to 2। क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर संडे मिलते हैं 12 to 2। यस सर। सर आज का होमवर्क? आज का कोई होमवर्क नहीं, बस आज ये पढ़ो आराम से। अभी न्यूमेरिकल शुरू नहीं किया इस चैप्टर के, जब न्यूमेरिकल का पोर्शन आएगा तब फॉरवर्ड कर दूँ। सर वो थोड़ा सा एनालिसिस किया था मतलब, और थोड़ा सा आप भी अगर एक बार फिर से सजेस्ट कर दो सर कि वो एनावस्थी करने के बाद सर जो PYQs हैं सर वो मतलब आसानी से हो रहे हैं, तो फिर अभी मतलब क्या करना है, पहले PYQ या एनावस्थी? जो मर्जी कर लो, एनावस्थी करोगे तो प्रीवियस ईयर तो बड़े आराम से हो ही जाएंगे, वो तो आसानी से होंगे। हाँ जी सर, फिर वही कर लूं सर पहले, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, फिर उसमें PYQs भी कवर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर भी साथ साथ कवर हो जाएंगे, तो एनावस्थी कर लो। जो भी डाउट्स आएंगे वो मुझे या तो व्हाट्सएप कर देना डायरेक्टली फोटो खींच के, या फिर वो वेबसाइट पे जाके जैसे मैं तुम्हें सिखाया था अपलोड करना, वो कर देना, जैसे मर्जी कर, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में। कोई डाउट है तो